पहले शुरू करते हैं एरिया डायरेक्ट 51। एरिया 51 से। 51। तो एरिया 51 है क्या? क्या है एरिया 51? एरिया 51 तो जैसे कि आधी से ज़्यादा जनता को पता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे यूएस मिलिट्री अपने मतलब कहते हैं ऐसा कि मतलब अपने जो सीक्रेट वेपन्स है या सीक्रेट हम्म, अपने क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट्स है उनको टेस्ट करते हैं। बिल्कुल। मतलब सही है। जो हम्म, गवर्नमेंट जिस चीज को कहती है वो यही कहती है कि एरिया 51 गवर्नमेंट की वो टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है जहाँ पे वो जो कहते हैं ना अपने ब्लैक प्रोजेक्ट्स कहते हैं, मिलिट्री ब्लैक प्रोजेक्ट्स, हम्म, टॉप सीक्रेट कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जिसमें वो अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स और स्टेल्थ वेपन्स, ठीक है, फ्यूचर टेक, वो हम्म, सब कुछ टेस्ट होता है वहाँ पे। टेस्टिंग फैसिलिटी है बेसिकली वो। मैन्युफैक्चर तो कहीं और कर रहे हैं वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनका कहीं और हो रहा है, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए एरिया 51 लेकर आया जाता है। हम्म, तो बेसिकली इस एरिया 51 की जो नींव थी वो रखी गई थी कोल्ड वॉर से पहले। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था तो उस टाइम पे दुनिया में दो बड़ी सुपर पावर्स उभर कर आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। हम्म, तो यूनाइटेड स्टेट्स को हमेशा ये खतरा रहता था कि भाई कहीं सोवियत यूनियन हम पे हमला ना कर दे, और सोवियत यूनियन को ये चीज़ थी कि यूनाइटेड स्टेट्स हम पे हमला ना कर दे, और हम ही दोनों के बीच में ये रेस थी कि हम दोनों में से अब एक को सुपर पावर बनना है। तो दोनों की ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से दूसरे को अपने से इन्फीरियर दिखाया जाए। फिर उसी से जन्म हुआ स्पेस रेस का, जब हम्म, रशिया ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। तो बेसिकली तब हुआ क्या था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ ऐसे अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स रशिया के अंदर भेजने शुरू करे कि जहाँ से वो रशियन टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस की फोटोज वगैरह खींच सके, बेसिकली उनके ऊपर एरियल स्पाइंग कर सके, हवा से उनकी जासूसी, हम्म, कि वो किस जगह पे सैटेलाइट्स उनकी डेवलप हो रही हैं, किस जगह पे कोई नया मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने, क्या बेसिकली क्या कुछ चल रहा है। तो जब उन्होंने अपने इस तरीके से प्लेन्स भेजना शुरू करे ना, तो वो रशियन रडार पे दिख जाते थे अमेरिकन प्लेन्स, और वो नीचे से सीधा डिश मिसाइल क्या हूँ। मारते थे और ख़त्म। अब अमेरिकन को होनी शुरू हुई प्रॉब्लम्स की, अब किया क्या जाए, इस चीज़ का सोल्यूशन क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक ऐसा प्लेन बनाते हैं जो नॉर्मल फाइटर जेट की हाइट से काफ़ी ऊंचा उड़ सके। तो तब उन्होंने बनाया U2 स्पाई प्लेन। हम्म, ठीक है, तो U2 स्पाई प्लेन बनाया। तो U2 जो नॉर्मल फाइटर जेट है वो तकरीबन उड़ता है 7.5 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन जो U2 स्पाई प्लेन है, U2 स्पाई जेट है, वो फाइटर जेट नहीं है, उसमें कोई मिसाइल्स वगैरह ये सब नहीं होती, उसमें टोटली स्पाइंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर, कैमरास वगैरह, सेंसर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। वो उड़ता है 12,000 फीट से लेके 14,000 फीट की ऊंचाई तक, जहाँ पे रेडार जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता। हम्म, ठीक है, तो अब वो जब उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरा हुआ, तब जो गवर्नमेंट का टॉप सीक्रेट विंग उस प्लेन को डेवलप कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी टॉप सीक्रेट लोकेशन चाहिए जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बसावट ना हो, और हम वहाँ जाकर इन मिलिट्री प्लेन्स को, इन स्पाई प्लेन्स को जो हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग तो हम इनको हवा में कैसे उड़ाएंगे। हम्म, तो तब उन्होंने जो कहते हैं ना लोकेशन हंटिंग सर्च करी कि हाँ यूएसए में कहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं। तब वहाँ पे उनको जगह मिली कि हाँ भाई जो आई थिंक से उसको बोलते हैं ग्रूम लेक। तो जो सॉल्ट लेक थी वो सूख गई थी, तो हम्म, नेवाडा में वो जगह उनको मिली, और वहाँ पे पहले वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक एयर फोर्स बेस था हम्म, जो बंद हो चुका था।
तब उनको वो लोकेशन बहुत ज़्यादा सूटेबल लगी उस चीज़ के लिए, तब उस चीज़ को दोबारा से डेवलप किया गया। ठीक है, अब रॉबर्ट पैटिंसन एयरफोर्स बेस भी जिसे कहते हैं। हाँ, जैसे तू अभी कह रहा है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक बेस हुआ करता था। हम्म। इससे रिलेटेड एक माइथोलॉजी है, वो मैं तेरे को बताऊँगा, तू पहले ये खत्म कर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उनको वो जगह अलॉट करी। ठीक है, हुँ, और उसके बाद वहाँ पर उन U2 स्पाई प्लेन्स की टेस्टिंग शुरू हुई। वो टेस्टिंग शुरू होने के बाद उनको आसमान में वहाँ पे क्या होता था कि प्लेन टेक ऑफ करेगा, और रात के टाइम पे जब उड़ता था तो प्लेन्स के नीचे तुझे पता है वो ब्लिंकिंग लाइट जलती है। हाँ। ठीक है, तो तब जो आसपास के लोग थे वहाँ के रहने वाले, तब उन्होंने रात में वो ब्लिंकिंग लाइट्स देखना शुरू करा। तब वो नॉर्मल फाइटर जेट से बहुत हाई स्पीड पे चलता था U2 स्पाई प्लेन, अभी भी चलता है, अभी भी है वो प्लेन। तो वो बहुत चल रहा था, तो लोगों ने उतनी तेज उड़ने वाली चीज़ कभी देखी ही नहीं थी। हुँ, हुँ। तो तब उनको हुआ कि यार आसमान में कुछ रात को मिस्टीरियस लाइट्स दिखती हैं हमें, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती हैं। तो बाद में पता चला कि वो U2 स्पाई प्लेन्स था, जिसकी US गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही थी उस जगह पे। फिर उसके बाद वहाँ पे डेवलप किया गया B2 बॉम्बर। तूने वो एक प्लेन देखा होगा जो ट्रायंगुलर शेप में देखा। है ना? तो जब उन्होंने वो प्लेन डेवलप करा, तो वो उस प्लेन को डेवलप करने के बाद टेस्टिंग के लिए एरिया 51 ही लेके जाया गया। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसके पीछे। U2 स्पाई प्लेन की बताता हूँ मैं, जो जिस फैक्ट्री में U2 स्पाई प्लेन को बनाया गया था। ये मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी, नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर है, द अच्छा। मिस्ट्री ऑफ एरिया 51 करके अगर डालेंगे लोग तो मिल जाएगी नेशनल क्या ज्योग्राफिक क्या पे। नाम बताया तूने? U2? U2 स्पाई प्लेन। तो हुआ क्या कि जिस फैक्ट्री में वो प्लेन बनाया था, अब उस फैक्ट्री से उस प्लेन को लेकर आना था हुँ, एरिया 51 तक। ठीक है, अब उसके बाद जब उसको लेकर आने की तैयारी शुरू करी गई, तो बेसिकली एक बहुत बड़ा ना कार्गो बॉक्स बनाया गया, जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा थी, चौड़ाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि विंग्स हैं उसमें, तो हुँ, चौड़ाई उसकी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और वो काइंड ऑफ ना एक कैसा बताऊँ मैं तेरे को, सेमी सर्कुलर बोट शेप स्ट्रक्चर था वो। ठीक है, और वो रात में उसको लेके चला करते थे। वो जो ट्रक था उसके आगे भी लिखा हुआ था वाइड लोड करके, और काफ़ी हैवी ट्रक था, और वो सिर्फ रात में उसको लेके ट्रैवल करा करता था, और डे टाइम में वो उस ट्रक को किसी ऐसी जगह पार्क करते थे जहाँ पे नॉर्मल क्या कहते हैं, जो डेली लाइफ में लोग अपनी दिनचर्या को कैरी आउट कर रहे हैं, तो सिटी के लोगों की नज़र ना पड़े कि अरे यार ये क्या चीज़ है। हुँ। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा टॉप सीक्रेट रखा गया था बेसिकली कि जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे ना, उनके ऊपर किसी भी टाइप की कोई मार्किंग नहीं की जाती थी। जो भी तूने आई थिंक सो डॉक्यूमेंट्री वगैरह में तूने कुछ भी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, तूने देखा होगा कि कोई पेज होता है लेकिन उस पे कुछ-कुछ लाइन्स के ऊपर ब्लैक मार्किंग करी होती है। हुँ, ठीक है, ब्लैक इंक से, कि ताकि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कोई पढ़ ना पाए। लेकिन उन्होंने उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड पेपर्स पे कुछ भी मार्किंग नहीं करी हुई थी। उसके पीछे कॉन्सेप्ट उन्होंने ये रखा था कि अगर हम मार्किंग करेंगे और इन केस ये पेपर्स किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, या मतलब उनका ये था कि अगर ये पेपर्स किसी राह चलते इंसान को सड़क पे पड़े हुए मिले और वो उस पे देखे कि इस पे मार्किंग्स हैं, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा टॉप सीक्रेट है। लेकिन हुँ। अगर इन पे मार्किंग नहीं करेंगे और ये अगर मान लो रास्ते में भी कहीं पड़े हुए हैं, तो कोई इनको उठाएगा, उठा के सीधा डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, क्योंकि इतनी काइंड ऑफ अ नॉर्मल कि पेपर नॉर्मल लगेगा। पेपर है, पता नहीं क्या टेक्निकल हुँ, नॉलेज लिखी हुई है इसमें इतनी सारी, वो उसको क्रश करेगा और डस्टबिन में फेंक देगा। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से सारी तैयारियां थी। ठीक है, और जो ड्राइवर था, उस ट्रक का ड्राइवर था, उस डॉक्यूमेंट्री में उसका इंटरव्यू है, तो वो बता रहा था कि मैं शाम के टाइम पे उस ट्रक को लेके निकल रहा था एक सिटी से, हाईवे से। तो कह रहा कि दो लड़के आए, वो अपनी बाइक राइड कर रहे थे उस टाइम पे, और आते ही वो ट्रक के बगल में आए और वो पूछते कि भाई तुम क्या लेके जा रहे हो, ये क्या चीज़ है इतनी, मतलब बड़ी है, इतनी चौड़ी, क्या है इसके अंदर। हुँ। तो वो ऐसी मजाक में उनसे बोल देता है कि फ्लाइंग सॉसर लेके जा रहा हूँ मैं। तो वो कहने लगा हाँ नो, क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये वो। तो वो उसको ऐसी मजाक में, क्या पता मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या पता मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे करके, तो जोकिंगली।
तो फिर उसके बाद वो चीज़ वो लेकर आ गए वहाँ पे एरिया 51 में, उसको अनपैक किया गया। फिर वहाँ पे एक रनवे भी उन्होंने बनाया हुआ है। आज के टाइम पे सैटेलाइट फुटेज अवेलेबल है उस जगह की। तब वहाँ से वो प्लेन्स को टेस्ट किया करते थे, फ्लाइट टेस्ट किया करते थे उन प्लेन्स की। तो कुछ समय तक यही चीज़ होती थी वहाँ पे कि गवर्नमेंट के जितने भी टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो कोई स्पाई प्लेन डेवलप करना हो, कोई हाई टेक फाइटर जेट डेवलप करना हो, कोई बॉम्बर प्लेन डेवलप करना हो, जैसे कि B-2 बॉम्बर है, बहुत हाईली एडवांस्ड, ठीक है, बॉम्बर फाइटर प्लेन है वो। और किसी भी तरह की मिलिट्री फ्यूचरिस्टिक कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी टेस्टिंग करनी हो, वो होती थी एरिया 51 में। ठीक है। अब लेकिन बात आती है कि साला ये जब ये होती थी तो ये एरिया 51 और ये एलियंस की मिस्ट्री का मिलन कैसे हो गया? हाँ। ठीक है, इन दोनों के जो रास्ते हैं वो आपस में क्रॉस कैसे हुए, एलियंस की मिस्ट्रीज और एरिया 51। तो बेसिकली एक बहुत फेमस जो यूएफओ इंसिडेंट है वो सबने ही सुना है, द रॉसवेल यूएफओ क्रैश। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं सुना है उसके लिए शॉर्ट में मैं वो कहानी बता देता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था, 1947 जुलाई में एक रॉसवेल नाम का शहर है, आई थिंक सो न्यू मैक्सिको में। हाँ, न्यू मैक्सिको में रॉसवेल नाम का शहर है। वहाँ पे एक किसान की ज़मीन पे रात को एक बहुत ही कोई मिस्टीरियस टाइप ऑफ चीज़ आके क्रैश हो जाती है। ठीक है, और जब वो किसान सुबह अपने खेत में उस देखने जाता है तो वहाँ देखता है कि कुछ एक मिस्टीरियस टाइप ऑफ चीज़ पड़ी हुई है और उसकी डिब्रीज पूरे फील्ड में फैली हुई हैं और वहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है। तो सबसे पहले वो जाके पास से देखता है उसे, और वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करके बुलाता है। जब पुलिस आती है तो उसमें सब कुछ देखती है वो, तो पुलिस अपनी तरफ से डिक्लेयर कर देती है कि ये एक फ्लाइंग सॉसर है, यूएफओ है एक ये। तो उस टाइम पे क्या, आज भी यूएफओ मतलब एलियंस का स्पेसक्राफ्ट। तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में एक खबर छप जाती है कि रॉसवेल में एक यूएफओ क्रैश हुआ है, एलियंस का यूएफओ क्रैश हुआ है एक, ठीक है, फ्लाइंग सॉसर। तो और वो जो इंस्पेक्टर था फिर उसके बाद वो उस चीज़ को इन्फॉर्म कर देता है उस एरिया में मौजूद एक एयरफोर्स बेस को। ठीक है, तो जब वो एयरफोर्स वाले आते हैं पूरा उस चीज़ को देखने के लिए, तब उनको पता चलता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ है, जो भी चीज़ है। लेकिन मिस्ट्री कब होती है उस चीज़ के अराउंड क्रिएट, कि जैसे ही एयरफोर्स वाले आते हैं वहाँ पे तो वो लोग उस एरिया को पूरा सील कर देते हैं। किसी को भी वहाँ आना अलाउड नहीं था, किसी को भी उस जगह के बारे में बात करना अलाउड नहीं था। और जब वो वहाँ से हर चीज़ उठा के ले जाते हैं तब फिर से न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है जिसकी हेडलाइन ये थी कि इट वाज अ वेदर बलून नॉट अ यूएफओ, कि जो फील्ड में जो चीज़ क्रैश हुई थी वो किसी भी टाइप का कोई अनआइडेंटिफाइड स्पेस क्राफ्ट नहीं था, ना कोई यूएफओ या फ्लाइंग सॉसर था, वो एक वेदर बलून था। तब होती है मिस्ट्री क्रिएट इस चीज़ के अराउंड, कि पहले तो बोल दिया यूएफओ है, अब बोल रहे वेदर बलून है। फिर उसके बाद जिस इंस्पेक्टर ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था, जिसके बयान के ऊपर ये खबर छपी थी पहली बार कि वो एक यूएफओ और फ्लाइंग सॉसर है, उस बंदे को पुलिस वो शायद आई थिंक सो क्या होता है इनके यहाँ पे जो पोस्ट होती है, हाई पोस्ट होती है, वो शेरिफ 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 हाँ शेरिफ होता है वैसे तो। हाँ, तो वो शायद शेरिफ था, जेसी मार्शल नाम था उस बंदे का। तो वो अपने यहाँ का शेरिफ था या चीफ था वो। तो उसको एक लंबी छुट्टी पे भेज दिया था कि भाई तुम जाओ छुट्टी पे। तो जेसी मार्शल उस टाउन के शेरिफ का एकदम से एक लंबी छुट्टी पे चले जाना, जिसका किसी को नहीं पता। हाँ, जो शेरिफ होता है वो छोटा होता है, मार्शल बड़ा होता हाँ, है। मार्शल, हुँ, ठीक है। तो जेसी मार्शल हुँ, चला गया एक लंबी छुट्टी पे, जिसका लोगों को नहीं पता क्यों भेजा गया उसे, किस लिए भेजा गया। तो क्योंकि जिस जिस मोमेंट पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि भाई पहले तो आपने ये खबर बता दी, अब आप इसको वेदर बलून क्यों बोल रहे हो, हुँ, तो वो लोग जेसी मार्शल से कांटेक्ट ना कर पाए, इसलिए उसको एक लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसी खबरें आने लगी निकल के कि उस स्पेस क्राफ्ट से जो कुछ भी मेटल्स वगैरह की डिब्रीज मिली हैं,
तो वो एक ऐसा मेटल है कि जिसको आप क्रश करो, ठीक है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। हुँ। और वो इतना लाइट वेट है कि आप मतलब बड़े से बड़े टुकड़े को भी अपने हाथ में नॉर्मली उठा सकते हो, उसमें बिल्कुल भी आपको वेट फील नहीं होगा, और आप उसको पूरा क्रश कर सकते हो। क्रश करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब इस टाइप की जब अफवाहें उड़ने लगी, और हाँ, जिन लोगों ने उस चीज को देखा था, उस क्योंकि उस टाउन में जब वो क्रैश हुआ, तो उस टाउन के जिन लोगों ने उस चीज को अपनी आंखों से देखा था, उन लोगों के घरों पर मिस्टीरियस लोग पहुंचने लगे। मिस्टीरियस इन द सेंस कि कोई इंसान है, वो अपने घर में शाम को बैठ के चाय पी रहा है, उसके गेट पे नॉक होता है, और उसके बाद वो गेट खोलता है तो सामने देखता है कि कोई बंदा खड़ा है। मैन इन ब्लैक नहीं, नॉर्मल। वो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे कि भाई हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की इस ब्रांच से हैं, और हमें आपसे कुछ बात करनी है जो इस शहर में क्रैश हुआ उसके बारे में। हाँ, तो ऐसा हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ने ही कोई ऐसी एक टीम बनाई हो, हाँ, जो गवाह हैं, एग्जैक्टली, है ना? कि वो मतलब कि कि ऐसा होता है उनको ना कि जाके नॉन आपको, डिस्क्लोजर हाँ, एग्रीमेंट होता समझाना है है। काइंड ऑफ, तो उसको एग्रीमेंट नहीं करवाया उनसे कुछ भी, हाँ, उनको नहीं ऑरली मतलब ओरली कि उनको समझाया गया। हुँ, तो जब भी वो आते थे घर में, तो लोगों को होता था कि ठीक है, मे बी ये कुछ हमसे जानने पूछने के लिए आए हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं था। हुँ, घर में आने के बाद वो बैठते थे और सीधा उनसे पूछते थे कि आपने क्या क्या देखा उस दिन। लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, और वो सीधा ये बोलते थे कि ठीक है, आपने हमें तो ये चीज़ बता दी, बट नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे ये बात पूछे तो आपने कुछ नहीं देखा है, आपको ये कहना है। तो वो लोग हुँ, समझ नहीं पाते थे कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मतलब काइंड तब ऑफ वो उनको बताते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम हुँ, सेइंग टू यू। समझो इस बात को, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। अगली हाँ, बार से तुम्हें ये नहीं बोलना है कि तुमने क्या देखा है, तुम्हें ये बोलना है कि तुमने कुछ नहीं देखा, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन है, जिसको अगर तुमने किसी भी तरीके से लीक करने की कोशिश करी, इसके बारे में बात करते हुए, या किसी को इंटरव्यू देते हुए इस बारे में, तो आपके ऊपर ऐसी चीजें हो सकती है जिसको मतलब आप सोच भी नहीं सकते। हुँ, आप मतलब लिटरली लोगों को ऐसी धमकियां मिलती है कि जो नेवाडा, सॉरी, रॉसवेल न्यू मैक्सिको का भी जो एरिया ना, वो काफ़ी डेजर्टेड एरिया है, रेगिस्तान हुँ, टाइप का और खाली बियाबान इलाका टाइप का है। तो लोगों को ऐसे धमकियां मिली हैं कि ये जगह बहुत खाली बियाबान रेगिस्तानी टाइप की है, और यहाँ पे लोग गायब होते रहते हैं, अगर आप भी गायब हो जाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से लोगों को शांत चुप कराया गया, कुछ हुँ, सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट्स की द्वारा। तो अब ये सब जो न्यूज़ेस थी कि हाँ, लोगों को एजेंट्स भी आ रहे हैं, वार्निंग दे के जा रहे हैं, तुम्हें बात नहीं करनी है। अखबारों की हेडलाइंस चेंज हो रही हैं, पहले यूएफओ डाला, फिर उसके बाद नहीं, ये वेदर बलून है। फिर इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या वो वेदर बलून था कि नहीं था, तो वहाँ के जो वेदर स्टेशंस थे, जो हर जगह पे एक उस जगह का प्रॉपर एक मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जो उस एरिया के क्या कहते हैं ना, मौसम से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करता है, ठीक है। हुँ, तो जैसे यहाँ का मेरठ, नोएडा और ये इसका जो एरिया का है हमारे, उसका मैंने नोएडा में ऑफिस देखा है, ठीक है। तो वहाँ से जो कहते हैं ना कि वो वेदर रिपोर्ट जो होते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आंधी तूफान, या मौसम ऐसा हाँ, जो रहेगा। वैसे मैसेजेस आते हैं कि अगले 3 घंटे में भारी ओलावृष्टि होनी हाँ, है, ये सब होता है, तो तो वो, वहाँ से हाँ ऑपरेट हाँ, होता है तो वो। वो नोएडा के ऑफिस से आता है वो सब कुछ। तो हुँ, ऐसे ही उस शहर का भी एक वेदर स्टेशन था। तो जो इस टाइप के वेदर बलून्स को आसमान में छोड़ना, ये सारी चीजें करना, उन वेदर स्टेशंस की अंडर में आता था, वो ही ये काम कर सकते थे। तो लोगों ने जाके, जो ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जाके वहां पे उस चीज को कंफर्म किया, क्या इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में क्या आप लोगों ने कोई वेदर बलून छोड़ा था आसमान में, किसी तरह की क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमने तो नहीं छोड़ा। हुँ, तो अब जब शहर के वेदर स्टेशन ने मना कर दिया कि हमने किसी टाइप का कोई वेदर बलून आसमान में छोड़ा ही नहीं है, तो पुलिस अब ये क्यों कह रही है, आर्मी अब ये क्यों कह रही है कि वो एक वेदर बलून था।
वो कोई यूएफओ नहीं था, वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं था। ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं, ठीक है? अब एक जगह ये मतलब ये समझ कि ये जो मुट्ठी है, ये रॉसवेल है, और ये जो मुट्ठी है, ये नेवाडा है, ये नेवाडा का रेगिस्तान है जहाँ एरिया 51 है। अब यहाँ ये सारी मिस्ट्रीज़ उठ रही हैं, और इस एरिया के बारे में पहले से ही मिस्ट्रीज़ है, क्योंकि इस एरिया के ऊपर से गवर्नमेंट ने किसी भी सैटेलाइट को क्रॉस करना बैन कर रखा है, कि इस एरिया के ऊपर से कोई भी सैटेलाइट क्रॉस नहीं हो सकती, इस एरिया के ऊपर से कोई फ्लाइट उड़ के नहीं जा सकती। इस एरिया के आसपास मतलब एक पर्टिकुलर दायरा सेट है कि उस दायरे को क्रॉस करके कोई इंसान अंदर नहीं आ सकता, ठीक है? तो अब ये मिस्ट्री और ये मिस्ट्री पहले से है, तो अब ये दो मिस्ट्रियां लोगों की बातों से जुड़ने लगती है। जैसे तूने बताया कि रॉसवेल में कहानी हुई, ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तेरे को बताया कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि एरिया 51 में कुछ ऐसी जगह हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे इस टाइप की चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि भाई इस टाइप की चीज़ें वहाँ जा रही हों, और वहाँ पे गवर्नमेंट शायद इनको रिवर्स इंजीनियरिंग करती है। ये सब चीज़ें होने लगी थी, और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होने लगी थी बाहर की तरफ, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट में, जो इस टाइप में मतलब होता है ना कि घुसे हुए थे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। क्योंकि यूएसए में जो यूएफओ लोर है, वो बहुत टाइम से फेमस है। जैसा मैंने तेरे को बताया था कि जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था, वो आई थिंक सो 1945 के अराउंड हुआ था। केनेथ आर्नोल्ड, जिसने जो लॉस एंजलिस में रहने वाला बहुत एक रिच इंसान था, आई थिंक सो बिलियनर था एक, जो अपना खुद का प्राइवेट प्लेन आसमान में उड़ा रहा था उस दिन, और तब उस दिन उसने रात को आसमान में फास्ट मूविंग लाइट्स उड़ती हुई देखी थी। तो जब उसने न्यूज़पेपर वालों को बताया था, तब वहाँ से फ्लाइंग सॉसर टर्म निकल कर आया था। तो यूएफओज की जो लोर्स थी, जो कहानियाँ थी, जो कंस्पिरेसीज़ थी, वो बहुत पहले से क्या कहते हैं, इन कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट और इस टाइप के लोगों के बीच में घूम रही थी। फिर ऐसे इंसिडेंट्स का, रॉसवेल जैसे इंसिडेंट्स का होना, और फिर उस इंसिडेंट से जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी क्या कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस का बाहर आना लोगों के बीच में, और फिर एरिया 51 तो तेरे को पता ही है, बताया मैंने। तो ये सब चीज़ें ना आपस में कड़ी बनाने लग गई कि यार एरिया 51 ऐसे करके एक जगह है, क्या पता वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कोई इस टाइप की टेक्नोलॉजी पे तो रिसर्च नहीं कर रही। फिर इस टाइप से विसल ब्लोवर्स भी थोड़े थोड़े बाहर आने लगे। फिर उसके बाद जब एक बॉब लजार नाम का बंदा निकलता है, और उसका इंटरव्यू जब आता है, आई थिंक सो जो, हाँ, जॉर्ज नैप करके एक जर्नलिस्ट था, उसने बॉब लजार का इंटरव्यू लिया था। पहले वो इंटरव्यू इस तरीके से हुआ था कि उसमें बॉब लजार का उन्होंने चेहरा छुपा दिया था, और वॉइस को भी उन्होंने थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके उस वीडियो के अंदर रखा था, ताकि उसकी आवाज़ से भी कोई ना पहचान सके कि ये बंदा बॉब लजार है, ठीक है? और जब वो इंटरव्यू बाहर आया, उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि नेल इन द कॉफिन, कि वो कब्र में आखिरी कील ठोक दी गई उस दिन। तो उस दिन बिल्कुल ये कंफर्म, इस कंस्पिरेसी थ्योरी को कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, एरिया 51 के अंदर एलियन टेक के ऊपर, यूएफओ टेक्नोलॉजी के ऊपर और यूएफओस के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, और उनके पास एलियन बॉडीज भी है। क्योंकि जब रॉसवेल के अंदर क्रैश हुआ था, तब उसमें लिखा हुआ था कि यूएफओ क्रैश हुआ है, और हमें उसके अंदर 3 क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बॉडीज़ मिली हैं उसके अंदर। तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आने लगी। तो जैसे वो ईबा 1 करके एक एलियन एंटिटी की कहानी है एरिया 51 के अंदर, जिसको रखा गया था, जिसके ऊपर पूरी रिसर्च चल रही थी, क्योंकि उन 3 लोगों में से, उन 3 एलियन बॉडीज़ में से सिर्फ़ एक वो बचा था, और उसके अलावा बाकी जो थे वो मर चुके थे। तो जब बॉब लजार आया और उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी खुल के, और फिर जब बॉब लजार को लगने लगा, बॉब लजार ने अपना फेस क्यों दिखाया था, उसके पीछे एक रीज़न था। क्योंकि बॉब लजार को फिर डर लगने लग गया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे होने लगी थी उसके आसपास कि उसको महसूस हो गया था कि हाँ,
गवर्नमेंट जानती है कि मैं कौन हूँ, हम्म, हाँ तो वो जिसने उनका इंटरव्यू दिया है वो इंसान कौन है। तब बॉब लजार्ड जॉर्ज नैप के पास गया, उसने बोला कि यार इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझ पे नज़र रखी जा रही है और मुझे लगता है कि उनको पता है कि मैं कौन हूँ। तब जॉर्ज नैप ने जो जर्नलिस्ट था जिसने जो बॉब लजार का इंटरव्यू लिया था, तब उसने बॉब लजार को कन्विंस करा कि देख, मैं नहीं चाहता तेरे साथ कुछ बुरा हो, हम्म, और तुझे बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, तुझे कैमरा के सामने आना पड़ेगा। अगर तू कैमरा के सामने आके ये कहानी बता देगा ना अपनी, जो भी तूने एक्सपीरियंस किया, जो भी तूने एरिया 51 के अंदर देखा है, ठीक है, जिस तरीके से तूने बताया कि तूने जॉब करी है वहाँ पर और तूने एलियन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, हम्म, तो तुझे ये आके अपना चेहरा दिखा के ये बात ऑन कैमरा करनी कहनी पड़ेगी, तभी तू बच सकता है। हम्म, क्योंकि उसके बाद फिर ये चीज़ हो जाएगी कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से तेरे ऊपर हाथ डालती है, तो फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि एरिया 51 सच में एग्जिस्ट करता है और तू झूठ नहीं बोल रहा। इसी वजह से तेरे को चुप कराने के लिए गवर्नमेंट ने तुझे मार दिया। हम्म, तो उसके बाद होता भी यही है कि जब वो इंटरव्यू दे देता है अपना और फेस दिखा के वीडियो इंटरव्यू में आ जाता है वो, तब उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर निगरानी रखने के बजाय तब ऐसे लोगों को सामने लेकर आती है जो इसका मजाक बनाए, जो इसकी हर चीज़ को डिनाई करें। तो बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट आ गए थे उस टाइम पे कि हाँ, कि बॉब लजार को एक्सपोज करने के लिए। तो कईयों ने बोला कि जिस तरीके से बता रहा है कि इसने एरिया 51 ने कभी काम नहीं करा, तो बेसिकली एरिया 51 से पहले लॉस एलामोस करके, लॉस एलामोस शहर में लॉस एलामोस लेबोरेटरीज करके एक इंजीनियरिंग या फिर कहे रिसर्च फर्म थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इस टेक्नोलॉजी पे काम करती थी। तो वहाँ पे ये जॉब किया करता था। ठीक है, इसने बोला था कि इसने MIET से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। ठीक है, इसने वहाँ से ग्रेजुएशन डिग्री है इसके पास उसकी। तो कई लोग गए, तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ बॉब लज़ार नाम के किसी बंदे का कोई स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लॉस अलमॉस लेबोरेटरीज में गए तो वहाँ जाके बोला कि तुम्हारे यहाँ कोई काम करता था एम्प्लॉय, तो वहाँ जाके बोला कि नहीं, यहाँ तो कोई एम्प्लॉय, वहाँ ऐसा कोई एम्प्लॉय रिकॉर्ड नहीं है। तो उसको लगा कि भाई इसने जो कुछ भी बोला झूठ बोला, ये तो मतलब जोकर है, कार्टून है, कि कह रहा है एलियंस होते हैं, ये है, ऐसी सा कोई सबूत है ही नहीं। तो सब इसका मजाक बनाने लग गए। फिर जब और इन डेप्थ रिसर्च करी गई आने वाले सालों में, ठीक है, तब एक बंदे को हाथ लगी, एक बंदा क्या, शायद थिंक से जॉर्ज नैप को ही हाथ लगी लॉस एलमोस लेबोरेटरी की टेलीफोन डायरेक्टरी। क्योंकि हम्म, पहले टेलीफोन डायरेक्टरी छपा करती थी जिसके अंदर हर इंसान का फ़ोन नंबर मौजूद होता था। तो ऐसे ही उस कंपनी की एक फ़ोन डायरेक्टरी थी जिसमें वहाँ काम करने वाले हर इंसान का फ़ोन नंबर मौजूद था। तो जब उस टेलीफोन डायरेक्टरी को देखा गया, उसके अंदर बॉब का नाम ढूंढा गया, तब उसके अंदर साफ साफ मिला था कि बॉब लजार नाम लिखा हुआ था उसके अंदर, और वो बॉब लजार का ही फोन नंबर लिखा था उसके आगे। इसका मतलब वो सच बोल रहा था। वो सच बोल रहा था। इवन यहाँ तक कि कुछ फ्रेंड्स है बॉब के वहां पर जो उसको जानते हैं, उसके साथ उन्होंने जॉब करी है, उन्होंने ऑफ द कैमरा जर्नलिस्ट से बात करी, उन्होंने बोला है कि हाँ, बॉब मेरा दोस्त है, उसने मेरे साथ यहाँ कई सालों तक काम किया है। बट उसने ऑन कैमरा इस बात को बोलने से मना कर दिया कि नहीं, मैं ऑन कैमरा इस बात को नहीं बोल सकता, सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस के लिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब पूछा गया उनसे कि मतलब किस तरह का सेफ्टी करे, कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि बॉब मेरा दोस्त है, उसने यहाँ जॉब करी है, बट हाँ, आई कैन नॉट से दिस ऑन कैमरा जस्ट फॉर माई सेफ्टी। तो ये चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होके तब बन गया एरिया 51, क्या कहते हैं, एलियंस और यूएफओस की कहानी का एक सेंटर पॉइंट, कि यहाँ से सारी चीज़ें बाहर निकलती, मतलब सारे तार यहीं आके जुड़ते हैं और यहीं से फिर कुछ नए तार बाहर की तरफ निकलते हैं। हाँ, वो तो है कि शुरुआत जो बेसिक जो है ना वो वही है, वो बेसिक पॉइंट जिसे कहते हैं, और फिर वहाँ से जो निकलने वाली चीज़ें हैं वो एकदम एक वॉल्केनो है जिसे कहेंगे। अब वॉल्केनो भी ऐसा वैसा नहीं जिसमें से हम, जैसे एक बात वो निकली जब तूने बोला कि कुछ सीक्रेट एजेंट्स जो जाते हैं लोगों के घर पे हम्म। और उन्हें चुप कराते हैं, हाँ। ठीक है?
पहले वो नहीं था, वो क्यों आए बाहर? कुछ ना कुछ तो भाई छुपा हुआ था ना वहाँ पे, एग्जैक्टली। जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर आए। और क्या। और दूसरी बात फिर एलियंस के निकलने की बात, है ना? अभी हाल-फिलहाल में ही जैसे कि हम देख रहे थे कि ट्रम्प ने कुछ फाइल्स हाँ, रिलीज़ करी हैं। कुछ तो नई मैं यूएफओ यही फाइल्स और एलियन हाँ, फाइल्स रिलीज हुई हैं तो कुछ। मैं यही सोच रहा था, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि यूएस गवर्नमेंट इन चीज़ों को नहीं मानती, ठीक है ना? कि बोगस मानती कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, और होता है तो फिर वेदर बलून है या एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो फिर ये फाइल्स बनाने का क्या मोटिव रहा था उनके पास? कि मतलब उन्होंने फाइल्स तैयार करी हैं हाँ, ये उन्होंने, टॉप है ना? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने उन्हें क्यों क्यों इकट्ठा कर डॉक्यूमेंट रखे, करें, हाँ, डॉक्यूमेंट करके क्यों क्यों उन्होंने रखी? संभाल के रखी हुई थी। हाँ, जब इसका कोई पॉइंट ही नहीं कोई था तो। पॉइंट ही नहीं था। इवन यहाँ तक कि जिस टाइम पे ये जो आ- आसमान में यूएफओस, फ्लाइंग हुँ, सॉसर्स की जो इतनी सारी घटनाएं लोग रिपोर्ट कर रहे थे अपने आसपास के पुलिस स्टेशंस में, हर हुँ, जगह पे, है ना? तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक, हाँ, हुँ, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर जे एलन हाइनेक, हाँ, उनको उस प्रोजेक्ट का हेड बनाया और बोला कि आपको इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है कि हुँ, ये रियल है भी कि नहीं है। और जे एलेक जे एलन हाइनेक, प्रोफेसर जे एलन हाइनेक वो इंसान था जो यूएफओस को मतलब बोलता था कि ये बकवास है, ये कॉमिक बुक्स और किड्स स्टोरी बुक्स की कहानियां हैं ये, ठीक है, और ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हुँ, कि यूएफओज उड़ रहे हैं, कि आसमान में बिना किसी आवाज़ के फ्लाइंग लाइट्स दिखाई दे रही है हमको। बोले कुछ नहीं, ये लोगों का किसी तरीके का कोई इल्यूजन है, किसी तरीके का मास हिस्टीरिया है, और ये सिर्फ ऐसे लोगों को दिख रही हैं। उनका ये मानना था कि ये ऐसे लोगों को दिख रही है सिर्फ और सिर्फ कि जो पहले से ही एलियंस जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, यूएफओ जैसी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, और उनसे रिलेटेड दिमाग में कहानियाँ पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हुँ, होती हैं। तो ये सिर्फ़ उनको दिख रही हैं क्योंकि दिमाग उनका पहले से ही उस चीज़ को मानता है, और उन्हें हल्का-सा भी कोई आसमान में कोई रिफ्लेक्शन दिखता है, कोई स्टार दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो उसको यूएफओ वो कहते हैं। यूएफओ मान लेते हैं उस चीज़ हुँ, को। और उन्होंने यही चीज़ को पॉइंट बनाकर इस प्रोजेक्ट को लीड करना शुरू किया था कि मुझे इसे डीबंक करना है। हुँ, तो उन्होंने जितनी भी साइटिंग्स होती थी उनको 3 से 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ था। ये क्लास 1 साइटिंग, क्लास 2 साइटिंग, क्लास 3 साइटिंग्स करके, ठीक है? तो उसमें ये होता था कि क्लास 1 साइटिंग्स वो मानी जाती थी जिसमें मतलब बिल्कुल, कहते हैं ना कि किसी उसकी गुंजाइश रह ही नहीं जाती, किसी डाउट की गुंजाइश नहीं रह जाती हुँ, कि हाँ, कि इंसान ने बिल्कुल साफ-साफ कुछ ऐसा देखा हो, ठीक है? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। क्लास 2 कैटेगरी इसी टाइप से थी कि हाँ भाई, किसी ने कुछ ऐसा डिफरेंट शेप में कोई क्या कहते हैं यूएफओ उड़ता हुआ, जैसे कईयों की कहानियाँ थी कि ट्रायंगुलर शेप्ड यूएफओज़ उन्होंने आसमान में उड़ते हुए देखे हैं, ठीक है? और फ़ीनिक्स लाइट्स करके एक बहुत फ़ेमस इंसिडेंट हुआ था यूएफओ से हुँ, रिलेटेड कि सैन फ्रांसिस्को के ऊपर, इसमें गूगल पे सर्च करना फ़ीनिक्स लाइट यूएफओ इंसिडेंट। सैन फ्रांसिस्को के ऊपर एक रात बहुत रहस्यमयी तरह की छोटी-छोटी लाइट्स आसमान में दिखाई दी थी, और जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए उड़ रही थी, बिना किसी साउंड, और क्या कहते हैं, बिना किसी मतलब कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह फ्लाई करते हुए। वैसे तो ये दुनिया भर में देखी गई हैं। हुँ, तू कहाँ की बात कर रहा है ये? यूएस से। यूएस से? फ़ीनिक्स, ऐरिज़ोना, हाँ, यही है। यही है ना? हाँ, फ़ीनिक्स लाइट इंसिडेंट हाँ, वाज़ अ 1997 में, हाँ, है ना? 1997 on March 13, 1997 हुँ, involving thousands of observers. It consisted of two distinct events: a massive silent V-shaped aircraft हुँ, moving across the state, and a separate set of stationary lights over Phoenix later in the evening. तो एक साइलेंट वी शेप्ड एयरक्राफ्ट था, जिसको देखा लोगों ने, ये हुँ, साइलेंटली मूव कर रहा था पूरे शहर में, ठीक है? और कुछ रात के टाइम पे कुछ मिस्टीरियस
लाइट्स दिखाई दी आसमान में जो स्टेशनरी थी, और उसके मतलब उनमें से कोई साउंड नहीं, कुछ भी नहीं, और वो एक जगह पे हवर कर रही हैं, मूवमेंट भी हो रहा है, तो उनमें एक इंटेलिजेंट मूवमेंट है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि कुछ आसमान में वो क्या कहते हैं ना कि फायर लैंटर्न्स उड़ रहे हैं तो हवा के मूवमेंट से किधर भी घूम रहे हैं, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल भी। हुँ। तो ये मतलब इस टाइप के इंसिडेंट आते थे क्लास 1 कैटेगरी में कि हाँ कि बहुत सारे आई विटनेस हैं इस इंसिडेंट के, और कोई डाउट नहीं है कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ आई विटनेस है तो मतलब 1000 लोगों का एविडेंस है। हुँ। ठीक है, एविडेंस का पूल बहुत बड़ा है कि हाँ इन लोगों ने देखा था। जब वो प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अंदर जे एलन हाइनेक जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे और साइटिंग्स को वो इन्वेस्टिगेट करते गए, और ऐसे यूएफओ इंसिडेंट्स को वो इन्वेस्टिगेट करते गए करते गए करते गए, तब उनको समझ में आया कि ये गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्यों बनाया है। जब वो प्रोजेक्ट ब्लू बुक से हट गए थे और कई सालों बाद उनका एक इंटरव्यू छपा था, और कई उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए उसके बाद, तो उन्होंने बोला कि मैंने इस प्रोजेक्ट को जॉइन किया था एज अ लीड, ये डिबंक करने के लिए कि यूएफओज ये मतलब काइंड ऑफ रबिश है, कुछ नहीं है, ये किसी का मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इल्यूजन हो सकता है, हुँ, हुँ। और या फिर ये फेक स्टोरीज है जो लोग बना रहे हैं। मैं ये प्रूव करने गया था। और उन्होंने बोला कि लेकिन इस प्रोजेक्ट के एंड होते होते, और जब उन्होंने फाइनली इस प्रोजेक्ट को छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि उस समय जब मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, तब मेरी मेंटल स्टेट ये थी कि मैं पूरी तरीके से उस दिन से लेके आज तक ये विश्वास करता हूँ कि यस देयर आर इंटेलिजेंट बीइंग्स इन दोज यूएफओज, कि हाँ इंटेलिजेंट बीइंग्स है उन यूएफओज के अंदर, यूएफओज भी सच में होते हैं। और गवर्नमेंट का उस प्रोजेक्ट ब्लू बुक को स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि जो वो साइटिंग्स की रिपोर्ट है उनको झुटलाया जा सके, हुँ। ये थी असलियत। कि वो सही है गलत है वो ये सब कुछ नहीं जानना चाहते थे। हुँ। वो जानना चाहते थे कि जिस भी तरह की साइटिंग्स हो रही हैं, मैं उनको इन्वेस्टिगेट करूं, उनके ऊपर रिसर्च करूं, कैटेगराइज करूं, हुँ। और उनको एक फाइल में बंद करके अपने हायर ऑफिशियल्स को दे दूं, और उसके बाद मेरा काम खत्म। गवर्नमेंट ने वो सब किया ताकि उन सब चीज़ों को दबाया जा सके। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था जानने के लिए। कह रहा कि मेरा इंटरेस्ट था जानने के लिए, मैं डीबंक करने के लिए शुरू किया था, लेकिन आखिरी में मैं बिलीवर बन गया। और उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट शायद जानने के लिए कर रही है, लेकिन उनको पता चला कि गवर्नमेंट दबाने के लिए कर रही थी ये सारी चीज़ें। हुँ। एक एक होता है ना कि डीबंकर कभी भी अपना माइंड क्यों चेंज करेगा, एग्जैक्टली। है ना? जब तक उसको उस चीज़ पर विश्वास नहीं होगा तो वो नहीं चेंज कर पाएगा अपना माइंड, और जब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है, सब कुछ बोगस है, और जब उसने चीज़ें देखी तो उसने अपना माइंड चेंज किस किया। लेवल का मतलब, हुँ। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ही बोला था कि भाई मैं तो स्टार्टिंग तक हर चीज़ को अपने लॉजिक से रिजेक्ट करता रहा करता रहा करता रहा, हुँ। लेकिन जब उनके सामने इस लेवल की एविडेंसेस आने लगे, हुँ। तो सोच के मतलब किस तरह का एविडेंस आया होगा उस इंसान के सामने कि कि वो उसने थिंकिंग ही चेंज कर दी भाई उस थिंकिंग बंदे ही की। चेंज हो गई उसकी पूरी। किस हाँ, लेवल का एविडेंस आया होगा उसके कि सामने। मतलब कि वो मैनिपुलेट हो गया वो काइंड ऑफ। मतलब मैनिपुलेट किया कि मैनिपुलेट तो हुआ कि हाँ, कि उसको कुछ और चीज़ मानने के लिए मजबूर हो हाँ। गया। नहीं, नहीं, नहीं मैनिपुलेट नहीं, कि मजबूर नहीं कि उसका टोटल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया हुँ, उसका। बिलीफ्स चेंज हो गए उसके। बिलीफ्स चेंज हो गया, उसका पूरा हुँ। पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि किस लेवल की उसके सामने। और सोचना कि जिस इंसान का टोटल पर्पस लॉजिकल माइंड, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, साइंस के प्रोफेसर थे, हुँ। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते थे, तो उनका पूरा लॉजिकल माइंड, और पहले से ही बिलीव नहीं करते थे। तो जो उन्होंने देखा होगा, वो किस लेवल का देखा होगा कि भाई वो भी विश्वास करने लग गए। फिर उसके वही बाद तो। उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही यूएफओ कॉन्फ्रेंसेस में जाना शुरू कर दिया, और अपने जो व्यूज़ थे उनके वो रखने शुरू कर दिए हुँ। इन सपोर्ट ऑफ, क्या कहते हैं, दिस यूएफओ लोर। ठीक है, तो ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ।
तो इसमें जैसे मैं बता रहा था, इन्होंने जो फाइल्स रिलीज़ करी हैं ट्रम्प ने, हम्म। इसमें 162 फाइल्स हैं, ठीक जो है। पब्लिक की गई हैं। तो ठीक है। इसमें जो है 120 पीडीएफ्स हैं और 28 वीडियोज़ हैं और 14 इमेजेस हैं। हम्म। और ये सारा जो डेटा है वो इन्होंने एफबीआई, नासा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और स्टेट डिपार्टमेंट से इकट्ठा किया। हम्म। मतलब चारों डिपार्टमेंट्स जितने भी फैले हुए हैं और पब्लिक ने जो भी साइटिंग्स देखी हो, उन्होंने इनको रिपोर्ट किया होगा। हम्म। तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट करते गए, करते गए। है तो खैर वो बहुत ज़्यादा डेटा। हम्म। इन्होंने खाली 162 फाइल रिलीज़ करी हैं अभी तक। अभी टोटल में से हाँ, 162 दिखाई है अभी इन्होंने हाँ। खाली। इसको ये कह रहे हैं कि ये पहली किश्त है। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किश्त है ये। हाँ, इसके बाद और भी आना बाकी है। जैसे लेकिन कि मैं भी इसमें हुँ, पढ़ रहा था, तो जो अपोलो मिशन से। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, इन डेटा में पहली किश्त है ये। इस डेटा में देख रहा कि जो हम बात करते रहे हैं आज तक, बात सुनी हैं करते रहे चीज़ें, हैं, जिस है ये जो ना? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला गया है, हाँ, वो चीज़ें दिख रही हैं मेरे को सामने। वो दिख रही हैं, और इसके अंदर हुँ, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने बातें बताई हैं, हुँ, वो सारे एविडेंसेस हैं इन फाइल्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि कई सारी सारे चीजें जिनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला जा रहा था आज हुँ, तक, इन फाइल्स के रिलीज होने से पहले तक, अब वो कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं रही हैं। हुँ, वो एक रियलिटी, एक फैक्चुअल रियलिटी बन चुकी है। जैसे कि बोला गया था कि मून तक जाते हुए हुँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बीच में कुछ अजीबोगरीब शाइनी चीजें दिख रही थी स्पेस में, हाँ, वो मून के एक छोर पे। मून के एक छोर पे, और हुँ, दिख रही थी उनको शाइनी चीजें, जब वो अपने ये कहते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही थे वो। हुँ, तो क्या था कि उन्होंने नासा ह्यूस्टन को जब कांटेक्ट करना था उस चीज़ के बारे में पूछने के लिए, तो उनको था कि यार नासा वाले कहीं मेरे को ये ना समझ ले कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ स्पेस के अंदर, और वो इस चीज़ को, मिशन को बीच में ना रोक दे, और हमें ये ना कह दे कि भाई चक्कर मार के सीधा वापस आ जाओ, हमें नहीं लग रहा कि तुम राइट माइंड में हो अभी, हुँ, 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 तो तुम मत उतरो मून पे। तो वो उस चीज़ को रिस्क नहीं करना चाहते थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूस्टन से बड़ी ही चालाकी से पूछा कि ह्यूस्टन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा जो बूस्टर है वो कहाँ पर है, उसकी हुँ, पोजीशन क्या है। तो जब नासा बोलती है उनको, बूस्टर बेसिकली जो थर्ड स्टेज रॉकेट होता है, ठीक है, पहले की जो फर्स्ट सेकंड स्टेज होती है वो तो पृथ्वी पे ही गिर जाती है, थर्ड स्टेज रॉकेट होता है जो ऑर्बिट से और बाहर की तरफ धक्का देता है उनको। तो पूछा उनसे, नासा से, कि मेरा बूस्टर रॉकेट कहाँ है। तो नासा जो ह्यूस्टन है, जो टीम बोलती है कि तुम्हारा जो बूस्टर रॉकेट है वो तुमसे 13,000 नॉटिकल माइल्स डाउन है, मतलब हुँ, 13,000 मील। 13,000 मील का मतलब होता है लगभग लगभग 24,500 या 25,000 किलोमीटर हुँ, दूर है। तो तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को रियलाइज हो गया कि जो मैं देख रहा हूँ वो मेरा बूस्टर रॉकेट नहीं है, इट इज समथिंग मिस्टीरियस, जो मेटालिक है, जो हुँ, शाइनी है, और जो हमारी तरह ही स्पेस में फ्लाई फ्लाई कर कर रहा है। रही है, अच्छा। इंटेलिजेंटली फ्लाई कर रही है ये हमारी हुँ, तरह स्पेस में। और अपोलो 17 का एक किस्सा है जिसमें उनके एस्ट्रोनॉट्स ने बोला था कि उनको क्रिसमस लाइट्स की तरह चमकता हुआ आसमान में कुछ दिख रहा है, हुँ, हुँ, ठीक है। तो जब वो गए थे तो उन्होंने भी यही चीज़ पूछी थी, बोला था कि यार मुझे ना स्पेस में कुछ चमकती हुई लाइट्स दिख रही हैं, इट्स लाइक क्रिसमस लाइट्स, ठीक है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि ये क्या है। तो ना ह्यूस्टन उनको बोलता है कि भाई मे बी जो तुम्हारा जो रॉकेट का ही उन्होंने कुछ पार्ट बताया था कि उससे कुछ लाइट्स वगैरह रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो शायद तुम्हें उस वजह से वो चीज़ दिख रही हैं। तो वो रिप्लाई में बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो वो पार्ट है वो अपनी जगह पे किस तरह से बिहेव करता है, और वो चीज़ नहीं है, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी। हुँ, तो इस टाइप की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो वो उस टाइम पे रियल टाइम ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था ह्यूस्टन और एस्ट्रोनॉट्स के बीच में, वो रिकॉर्डिंग्स इसमें निकल कर आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ चीज़ें देखी ऐसी मिस्टीरियस, उन्होंने ह्यूस्टन को रिपोर्ट किया, आज वो चीज़ें इन फाइल में है।
जिन चीज़ों को कंस्पिरेसी थ्योरी बताया जा रहा था अब तक, वो चीज़ें आज इन एलियन यूएफओ फाइल्स में हैं। उनके एविडेंसेस की वो रियल थी। एस्ट्रोनॉट्स की जो बातें हैं, वो रिकॉर्डेड बातें इनके अंदर हैं, इन फाइल्स के अंदर फोटोग्राफ्स तक मौजूद हैं इनके अंदर। और जबकि ये नॉर्मल ऐसे कैमरे से शूट नहीं है, ये जैसे हम लोगों के फोन्स में कैमरा है, ऐसा कैमरा नहीं है, वो इंफ्रारेड कैमरा है वो, एग्जैक्टली। जो इन मतलब कि ऐसी चीजें कैप्चर कर सकता है। हाँ, तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और सुना और भी कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी, तो एक चीज़ तो मेरे को जान के बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें अब आगे ऐसी खुलेंगी कि हाँ, जिनसे पता चलेगा कि कुछ तो एक ऐसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है जो हमारे बीच में रह रही है। अब चाहे वो शेप शिफ्ट करके ह्यूमंस की फॉर्म में रह रही हो, चाहे वो ह्यूमंस की फॉर्म में ना हो, बट हमारी आंखों से इनविजिबल हैं वो, हम उनको देख ही नहीं सकते कि वो हैं हमारे साथी, बट वो इंटर डिमेंशनल बीइंग्स हैं जो हमें देख सकते हैं, पर हमें उनकी मौजूदगी महसूस नहीं हो सकती। पर वो जब चाहें तब हमें अपनी प्रेजेंस को दिखा सकते हैं। जैसे दिखा कि सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और इस टेबल पे एक चींटी चले, हम्म, तो चींटी को कभी भी महसूस नहीं होगा कि इस टेबल के अराउंड दो ह्यूमंस बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चींटी का जो दुनिया है ना, वो 2 डायमेंशनल दुनिया है, ठीक है? उसको नहीं पता कि यहाँ 2 ह्यूमंस बैठे हैं। पर मैंने देखा चींटी, उस चींटी के आगे मैंने से अपनी उँगली लगा दी, ठीक है? उसको अपनी उँगली पे उठाया ऐसे, तो वो देखेगी, अरे यार ये क्या अजीबो-गरीब चीज़ है, ये कौन-सा सरफेस आ गया? और ये उसको तो ऐसे मैं देखूँ, तब उसकी आँखें मुझे देखें, क्योंकि चींटियों के पास आँखें हैं, और उसकी हम्म, आँखें मुझे देखें, और उसकी आँखें मतलब मेरा चेहरा भी पूरा अपनी पेरिफेरल विज़न में देख नहीं पा रही हैं एक बार में, दोनों आँखों में आ ही नहीं रहा उसका, वो कहेगी यार ये क्या अजीबो-गरीब चीज़ मैंने देख ली। तो ऐसा ही एलियंस के साथ हो सकता है कि वो एक ऐसी डायमेंशन में रहते हैं, क्योंकि देख चींटी और मैं, हम दोनों इसी टेबल पे हैं, इसी दुनिया के अंदर हैं, बट उसके लिए मैं इनविजिबल हूँ, वो मेरे लिए विजिबल है, क्योंकि मैं 2D भी देख सकता हूँ और मैं 3D भी देख सकता हूँ। ऐसे ही एलियंस का भी है, वो एक ऐसी डायमेंशन में रहते हैं जिसे मैं नहीं देख सकता, पर वो जो उस डायमेंशन में रहते हैं ना, वो मुझे भी देख सकते हैं। तो और उनके कभी पास कैपेबिलिटी है कि वो हमारे सामने कभी भी आ सकते हैं, हम्म, क्योंकि वो हमसे एक डायमेंशन ऊपर के बीइंग्स हैं, तो उनके पास हमसे मतलब उनके पास उनके नीचे की उनकी अपनी डायमेंशन और उनके नीचे की सारी डायमेंशंस का एक्सेस है, वो जा सकते हैं। जैसा कि हम 2D में भी देख सकते हैं, 1D में भी देख सकते हैं, और 3D हमारी अपनी दुनिया तो है ही, ठीक है? और ऐसे ही क्या पता वो एलियन 4th डायमेंशनल बीइंग्स हो, 5th डायमेंशनल बीइंग्स हो। डायमेंशंस तो मैं एग्जिस्ट करती हैं, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। तो क्या पता वो उस डायमेंशन में रहने वाले बीइंग्स हो सकते हैं, क्या पता वो किसी और प्लैनेट पे रहने वाले बीइंग्स हो सकते हैं। मैं जब वो पढ़ रहा था ना उसके ऊपर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, हम्म, तो मुझे एक ऐसी चीज़ मिली थी कि उसमें मतलब उसमें ऐसा था कि जो एलिट्स होते हैं, हम्म। ठीक है? एलिट्स तो पता ही है तेरे हाँ, को, है ना? हाँ। कि उनका रोल कुछ ऐसा है कि वो हम जैसे ह्यूमन्स हैं, हम ऐसा मान लो कि हम तो एक कीड़े-मकोड़े हैं उनके लिए, एग्जैक्टली। ठीक है? और वो एलिट्स हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्सिस हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हम 3D बीइंग्स हैं, ठीक है? लेकिन उनके पास पावर है कि वो और अपने हायर उसमें जा सकते हैं, डायमेंशंस डायमेंशंस में, में जा सकते हैं। उनके पास वो एक्सिस है। तो यहाँ पे फिर एक वो बात आ जाती है कि वो एलिट्स है कौन? अगर उनके पास ऐसा कुछ है, तो क्या वो जो हम सोचते हैं कि मतलब कि क्या वो लिज़र्ड पीपल हैं जिसकी बातें चलती हैं, है ना? हम्म। क्या वो रेप्टिलियंस हैं या क्या है हाँ, वो जो चीज़? क्या क्लासिक वो है? कंस्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे की, हाँ, दुनिया के जो एलिट्स हैं और जो कहते हैं ना कि टॉप लोग हैं टॉप पावर लोग के हैं, अंदर, हाँ। वो एक एलियन सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो हुँ। रेप्टिलियंस हैं, कोई उनको ड्रैकोनियन बोलता है हुँ। उनको, है ना? कि अब वही है ना कि देख, अगर मैं शुरू से शुरुआत करूँ कि दुनिया की जो शुरुआत हुई, उसके बाद जो ये सिस्टम बना, ये पैसों वाला सिस्टम ये सब हम्म, बना, तो उस टाइम पे तो लोग तो सब सेम ही लेवल पे थे ना, तो फिर वो जो एलिट्स जिनकी हम बात करते हैं, उनके पास इतना नहीं, पैसा कैसे इकट्ठा हो गया? सब लोग सेम लेवल पे नहीं थे ना, कि जब हुँ, मतलब राजा महाराजा वाली चीज तो पहले से ही चलती आ रही ना, तो सोसाइटी में तो हुँ, तब से था ही
कि हाँ क्या कहते हैं अपर मिडल एंड लोअर, तो पहले से ही है वो ये चीज़। हम्म, बट ये जो है कि ये करेंसी वाली चीज़ जो है ना, ये विद टाइम डेवलप हुई है। कि पहले क्या होता था कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। नहीं वो तो मैं उससे भी पहले जा रहा हूँ कि मतलब अर्ली ह्यूमन मान ले, हाँ, तो अर्ली है ना? ह्यूमन में तो फिर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। अर्ली ह्यूमन हाँ। में तो ये था कि हाँ, शिकार करो, मारो और खाओ। हम्म। अर्ली ह्यूमन में ये कॉन्सेप्ट था। बट फिर उनको दिमाग दे दिया ना फिर हाँ, फिर उन्होंने। इंटरेस्टिंग बात वही तो है हाँ, कि वही वो कड़ी नहीं मिल रही ना फिर। ये चीजें हुई हाँ, कैसे, वही तो दिमाग घुमाती कि चीजें। मतलब अगर एवोल्यूशन हम्म, इस तरह से हुआ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो आज भी हमें एप्स क्यों दिखाई देते हैं? वो एप्स पीछे क्यों रह गए जो आज हाँ। अभी हमें गोरिल्ला, चिंपैंजी हम्म, और मंकीज इन सब की फॉर्म में दिखाई देते हैं? वो एप्स हम्म, पीछे क्यों रह गए? हम ये ऐसे कौन से स्पेशल एप्स थे जो हम्म, इवॉल्व होके आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स बन गए? वही तो वो सिस्टम किसने क्रिएट कर दिया वो तब उस टाइम पर कि हम इसी में फंस के रह गए और वो आगे निकलते जा रहे हैं। हम्म, सोचने वाली बात है ये। सोचने वाली बात यार, मतलब इसमें ना कई सारी चीजें होती हैं। हम्म, अब या तो तू उसको मान ले कि इस तरीके से कि वो कोई एलियन और रेप्टिलियन रेस है या कुछ ऐसा है, या फिर तू इसको इस तरीके से समझ कि सोसाइटी के अंदर हर अलग टाइम पे कुछ ऐसे लोग हुए हम्म, जिन्होंने अपने आप को उस लेवल तक उठाया। जैसे कि रॉथशाइल्ड रॉथशाइल्ड या रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर। हाँ, अब यार मैं इनमें कंफ्यूज रहता हूँ, रॉथशाइल्ड और जॉन डी रॉकफेलर में। तो इनमें से क्या था कि वो थे, उन्होंने बिजनेस शुरू करा था कि एक राजा थे उनके शहर में, और राजा को पुराने कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। हम्म, तो उन्होंने ऐसे कॉइन्स को इकट्ठा करके किंग को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करना शुरू करा। हम्म, ठीक है, तो उन्होंने किंग तक अपनी पहुंच पहुंच बनाई। अच्छा। ठीक है, इस तरीके से कि ऐसे गिफ्ट दिया उनको जाके ऐसे। फिर किंग से उनका कॉन्वर्जेशन हुआ, किंग को पता चलता है अब क्या करते, मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, आप अकाउंटेंट हो तो एक काम करो कि मेरी जो ट्रेजरी है उसका अकाउंट आप रखना शुरू करो। तो फिर वहाँ से उन्होंने ट्रेजरी का अकाउंट रखना शुरू करा, सारी चीज़ें हुई। तो इस तरीके से फिर उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड भेजा था, बोला कि तू वहाँ जा, वहाँ जाके तुझे काम शुरू करना है। ठीक है, इस तरीके से मतलब फिर ये जो पूरा जो एम्पायर था वो इतना बड़ा बन गया। मतलब बैंक्स जो है वो शायद रॉथस्चाइल्ड कंट्रोल करता है क्या दुनिया के सारे बड़े बैंक्स? देखते हैं। हु कंट्रोल्स द बैंक ऑफ द वर्ल्ड्स? आह, ये तो वर्ल्ड बैंक आ गया यार, ये तो। हम्म, तो ये चीजें हैं। तो अब या तो उसको इस तरीके से लो कि हाँ कि कुछ रियल तेरी मेरी तरह लोग ऐसे हुए हिस्ट्री में कुछ टाइम पर ऐसे, कि जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को उस जगह तक पहुंचाया जहां हम्म, से वो उस पावर को एक्सेस कर सके। ठीक है, और वो तेरे को बेसिकली पता ही है कि भाई मनी हमको इनेबल करती है। हाँ। इनेबल करती, अगर किसी के पास पैसा ना हो तो उसके पास एबिलिटी नहीं है कि हाँ वो उस पावर तक पहुंच सके। लेकिन हाँ, अगर सपोज करे कि मुझे पता चले कि एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा क्लब है जहाँ पर इतनी पर्टिकुलर नेटवर्थ वाले लोगों को एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, और वहाँ पर आपको बहुत दुनिया के सबसे अमीर अमीर आदमियों से मिलने का मौका मिलेगा, अपना नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिलेगा। हम्म, ऐसा है कि हाँ एक ऐसा रियल क्लब एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है उस क्लब तक पहुँचने का, कि मैं अपनी पर्टिकुलर नेटवर्थ उतनी कर लूँ। फिर मुझे उस क्लब का एक्सेस मिल गया, अब मैं ऐसी लोगों में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, अब मेरे को उनसे नॉलेज मिल रही है कि साला दुनिया में चल क्या रहा है, ये लोग कैसे पैसा बना रहे हैं।
ठीक है, वहाँ पे एक मैन बोल रहा है कि भाई मेरा तो प्रेसिडेंट दोस्त है, मेरा तो बता कौन सा बिल पास करवाना है, कौन सा टेंडर पास करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस लेवल पे पहुंच जाओ कि जहां मतलब कहते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, पावर के बिल्कुल इतने पास हो कि हाँ आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उससे क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस ले सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें। ये तो है भाई। और जैसा कि बहुत फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कुछ सीक्रेट सोसाइटीज ने मिलके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करा, इमेजिन करा एक ऐसा स्ट्रक्चर कि हम ये सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, और इस सीक्रेट सोसाइटी के अंदर मौजूद हर एक इंसान को हम दुनिया में जितनी पावरफुल पोजीशंस हैं जहाँ से हम इस दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हम वहाँ पहुँचाएंगे। तो जैसे कि बड़ी फेमस कहानियाँ हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो फ्री मेसन्स थे। फ्रीमेसन्स वाली। ठीक है, और जॉर्ज जॉर्ज वॉशिंगटन नहीं, जॉर्ज बुश फेमस सीक्रेट सोसाइटी स्कल एंड बोन्स का पार्ट थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे और आज वो बहुत पावरफुल पोजीशंस में जाके बैठे हुए हैं। तो ये मतलब कि अगर कोई सर्च करेगा ना, बेसिकली इसको तो आने का नहीं है जल्दी से कि इन बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है। हम्म, मैंने भी 4-5 बार डाला तब जाके ये आया रोथस्चाइल्ड हाँ, एंड एलीट ब्लड लाइन्स। यस, और पता है ये जितनी भी है ना ये ब्लड लाइन्स एलीट वाली, ये आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन में है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कई अलग-अलग लोग हैं किसी अलग फैमिली के, ये पूरा एक ब्रांच है। जैसे होता था ना कि एक ट्री में से इतने सारे हाँ परिवार हाँ फैले हुए हाँ, हैं, ये वो चीज़ है ये। इवन यहाँ तक कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक बच्ची थी जो पता नहीं शायद अपने किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका के सारे प्रेसिडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो उसको ये हुँ, पता चला कि अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं हुँ। वो सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं। हाँ, कोई कजन है किसी का, कोई डिस्टेंट ब्रदर कजन है, कुछ हुँ। इस तरीके से सब आपस में रिलेटेड हैं, हाँ, मतलब जुड़े हुए हैं वो, जुड़े हुए हैं कहा किसी ना ना उसने किसी ब्लड तरीके से। लाइन एक ही है उनकी ब्लड लाइन। तो अब या तो ये हो सकता है कि जो वो इंसान हो जिन्होंने उस हुँ, ब्लड लाइन को शुरू करा, उस खानदान को शुरू करा हो, हुँ, वो किसी तरीके का एलियन जीव हो हुँ। जो इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर रह और रहा इनकी हो। और ये ब्लड कंस्पिरेसी थ्योरी है हाँ, दोस्तों, सीरियस हो गए कमेंट में लिखने मत लग जाना। हाँ। और ठीक ये है, मतलब कि ये ब्लड लाइन मतलब कि ये जो परिवार है इनका, ये पूरी अर्थ पे फैला हुआ है और वो हम्म, उनको ढूँढते हैं, ठीक है ना? वो उनको ढूँढते हैं, उनको लेके आते हैं अच्छा, उसको। मतलब अगर उनको पता चलता है कि हाँ, कोई हमारा ऐसा ऐसा कजन कज़न है। दुनिया के उस शहर में या उस हुँ, सिटी में रह रहा हो सकता है, कि मतलब पता चले कि भाई कि हमारे एक चाचा हुआ करते थे यार, हुँ, और लास्ट हमको पता है कि वो मतलब बोले कि कोई 1947 में लास्ट पता था कि भाई वो क्या कहते हैं इंडिया में काम कर रहे थे। हाँ, तो तो उसको मतलब फिर ढूँढेंगे वो वो। जो रॉथस्चाइल्ड पूरा लगाएंगे अपने लोगों को कि भाई जाके हमारे चाचा या उन्होंने कोई खानदान शुरू किया हो, कोई परिवार शुरू हुआ, उसका ट्रेस ढूंढो वहां उसको जाके। ट्रेस तो ढूँढो, उसको उसको पकड़ के ढूंढेंगे, आओ भाई। उसको पकड़ेंगे, उसको बताएंगे कि अंशु हुँ, तू रॉथस्चाइल्ड है भाई, तू हुँ। कहाँ है, तो तू कहाँ है तू तो? बैठ, गद्दी तैयार है तेरे लिए। तो भाई और ये इनमें काफी क्रेज़ी है भाई ये काफी वाली। काफी काफी ना इनके बारे में ये भी फेमस है कि जो रॉथस्चाइल्ड ये सब इस टाइप के लोग हैं, ये लोग साला अपने परिवार से बाहर शादी नहीं करते हैं, उन्होंने ये आपस में भाई बहन आपस में शादी करते हैं इस तरीके से हुँ, कि मतलब कि जो इनकी जो जेनेटिक लाइन है वो इम्प्योर ना हो जाए, ये कुछ हाँ, इस तरीके से लेके चलते हैं आपस में, मगलू। इस मगलू तरीके बच्चे से। मगलू लोग ना इसमें। हाँ, तो इस तरीके से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है इनके बारे में। तो अब यार अच्छा, रेप्टिलियंस हैं कि नहीं हैं ये लोग, अच्छा ये जो जेपी इसका मॉर्गन है तो नहीं पता, कह नहीं सकते। हाँ, ना? जेपी ये मॉर्गन है, जेपी मॉर्गन है, ये जेपी मॉर्गन वही वाला है जो वो हमने डिस्कस किया था टेस्ला से टाइटैनिक। जो कनेक्टेड, हाँ ये नहीं, वही। नहीं टाइटैनिक वाला वो। हाँ, टाइटैनिक, टेस्ला, ए वाला सब एक ही जेपी मॉर्गन है भाई वो एक दुनिया ही में, है ना? एक ही है वो भाई ये जेपी बंदा भी मॉर्गन। कांड ही है। अच्छा, इसने क्या कांड करा जेपी मॉर्गन नहीं, ने? जैसे हम पहले एक बार डिस्कस नहीं कर रहे थे, एकदम अपनी वाइल्ड थ्योरी बना रहे थे कि जेपी मॉर्गन अच्छा, हाँ ने सेटअप हाँ कि बिछाया था हाँ वो। टाइटैनिक, हाँ, हुँ, क्योंकि जेपी मॉर्गन ही फेडरल रिजर्व बैंक का मालिक है। हुँ, तो जो हमने डिस्कस करी थी थ्योरी की, जेपी मॉर्गन के जितने राइवल बैंकर्स थे हुँ, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे अमेरिका के अंदर, तो वो
जेपी मॉर्गन की फेडरल रिजर्व बैंक को अपोज कर रहे थे, क्योंकि उनका ये था कि ये खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर है, और अगर अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक ही इसके कंट्रोल में आ जाएगा तो ये इंटरेस्ट रेट खुद से कंट्रोल करेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स को लोन देना है कि नहीं देना ये डिसाइड करेगा, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो इसके कॉम्पिटिटर्स थे वो उसके अगेंस्ट में आ गए थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स, उनको टाइटैनिक का टिकट भेजा गया था कि एक मिलते ही हैं, साथ बारी में ट्रैवल सब। करते हैं, हाँ और टाइटैनिक पे बिठाया गया उन सबको, और जेपी मॉर्गन को भी उस टाइटैनिक पे आना था, लेकिन उन्होंने सुबह एंड मतलब वक्त पे कैंसिल कर दिया कैंसिल ना। कर दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हम्म, और वो गए नहीं उस शिप पे, और वो शिप सबको पता है डूब गया। डूब गया। इसके बारे में भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी है वो। और वो क्या कहते हैं, रैक ऑफ द टाइटन थी ना वो किताब, जो हाँ टाइटैनिक्स के डूबने से कितने साल बहुत पहले, बहुत पहले। हाँ एक सेकंड देख लेते हैं। 14 साल या 12 साल पहले, आई थिंक, मेरे को याद है 1912 में टाइटैनिक डूबा था शायद। हम्म, टाइटैनिक डूबा कब था? रैक ऑफ द टाइटन आई है। यहाँ मेरे को याद है 1898 में आई थी ये किताब। यही नहीं रखा गया इसमें। वो डालिस में है। टाइटैनिक डूबा कब था? सैंक 1912। 1912 में टाइटैनिक डूबा था, हाँ। हम्म 1898 में वो किताब आई थी, 1898 में वो किताब आई थी। हम्म। तो मुझे याद है कि हाँ, उस पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि लगभग 14 साल पहले वो किताब छप चुकी थी, उस राइटर ने जो लिखी थी। तो कहने का मतलब यही है कि यही वो लोग हैं जो इलीट जिन्हें कहते हैं, है कि ना। जो और हर चीज को इनकी अपने पकड़ हिसाब है से इनकी। कंट्रोल हाँ करते इनकी हैं। पकड़ है भाई, दुनिया में पकड़ है इन हम्म। लोगों की, कि अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट और करते हैं। शायद इनकी इसी पावर को, हम्म और इनकी इस स्ट्रेंथ को, और इनके इस इन्फ्लुएंस को देखते हुए लोग ये कहने लगते हैं कि ये रेप्टिलियन रेस के हैं, तभी इनके हम्म पास इतनी पावर है, तभी इनके पास इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है, कि मतलब ये पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। हम्म। भले ही ये पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं, बट पर्दे के पीछे एक इंसान है या एक रेप्टिलियन है, ये नहीं पता हम ना। ये कंफर्म नहीं कह सकते। हम्म ये कंस्पिरेसी थ्योरी है जो डेविड आइक ने रखी थी, ठीक है। जिस कंस्पिरेसी थ्योरी को रखने के बाद वो बड़े फेमस हो गए थे, उनका बहुत हाँ मजाक भी बनाया गया था, बट हाँ, उनको एक पहचान मिल गई थी। डेविड आइक। हाँ, डेविड आइक, उन्होंने ही सबसे पहले किताब लिखी थी भाई पूरी, उनका था हाँ बिल क्लिंटन रेप्टिलियन है, और भाई पता नहीं किस किस उसने को उन्होंने रेप्टिलियन बताया था उन्होंने, और उसने खुद तो तो कहते थे कि बहुत आई एम कुछ। सन ऑफ द गॉड, आई एम सन ऑफ द गॉड। उसने तो और बहुत बहुत टीवी शो सारे पे किस्से बोले थे। बुला के उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया था इस चीज के लिए। हम्म बट हाँ, इस कंस्पिरेसी थ्योरी को मतलब सामने इस लेवल पे लेकर आने वाले वही हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि हाँ, इस दुनिया में कई मिस्टीरियस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज है। अगर किसी को भाई सीक्रेट सोसाइटीज किस तरह से काम करती है, क्या करती है ना, टॉम क्रूज की एक मूवी है आइज वाइड शट, हम्म स्टैनली क्यूब्रिक ने उस मूवी को डायरेक्ट करा है। स्टैनली क्यूब्रिक जिसका मून लैंडिंग से भी बहुत नाता जोड़ा जाता है। तो वो मूवी देखोगे तो उसके अंदर प्रॉपर सीक्रेट सोसाइटी का ही इस तरीके से जो रिचुअल्स होते हैं उनके, जो सैक्रिफाइस वगैरह होता है ना, वो सब कुछ दिखाया गया है उसके अंदर। और वो इस लेवल तक दिखाया गया ना, इस कि वो जो पिक्चर जब थिएटर के अंदर रिलीज हुई थी ना, उस पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें कट कर दी गई थी स्टैनली क्यूब्रिक को बिना बताए। और जब उन्होंने उस मूवी का जो कट देखा था थिएटर के अंदर, जो प्रीमियर होता है जिसमें एक्टर्स और डायरेक्टर्स वगैरह सब देखते हैं मिलके बैठते हैं, तो वो लड़ रहे थे हम्म। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स के साथ कि ये मेरी मूवी नहीं है, तुमने इसके अंदर से इतना कुछ काट के निकाला है, जो मैंने बनाया था अब ये वो नहीं है। खूब बहुत लड़े थे वो, बट वो सब चीज़ें उनके अंदर ऐड नहीं करी गई थी मूवी के अंदर, क्योंकि स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स का कहना था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। एक और हो गया। वो लास्ट मूवी थी शायद उनकी बनाई हुई, और कुछ टाइम बाद उस मूवी के आने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। खत्म। एक ये है पॉलिटिकल साइंस का
गैलीलियो मूवमेंट, हम्म ठीक है? अब ये जो मूवमेंट है, गैलीलियो मूवमेंट कहता है कि जैसे गैलीलियो ने बताया था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, हम्म ठीक है? वैसे ही एप्स्टीन फाइल ने ये साबित कर दिया कि हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, कोर्ट्स, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल का सेंटर नहीं है। हम्म असली पावर तो उन अमीर और एलीट लोगों के परिवार इंटरेस्ट के चक्कर काट रही है। एग्जैक्टली। तो ये पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म लिबरलिज्म। लिबरलिज्म लिबरलिज्म पुरानी हम्म पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे रियलिज्म, लिबरलिज्म सिखाती थी कि देश के नेता जनता के भलों के लिए डिसीजन लेते हैं, पर एप्स्टीन फाइल्स ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया है, ट्रांस नेशनल एलीट थ्योरी। ट्रांसनेशनल एलीट थ्योरी क्या है? अब दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर लोगों का कोई एक देश नहीं है, वो एक हम्म बॉर्डरलेस नेटवर्क है। इन अमीर लोगों को अपने देश के आम नागरिकों से ज्यादा एक दूसरे से लगाव है। ये लोग लॉज के ऊपर हैं, प्राइवेट जेट्स में उड़ते हैं और टैक्स बचाने या अपनी गंदी करतूतों को छुपाने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आम कानून ना पहुंच सके। इस सिस्टम में वोट्स या पैसे से ज्यादा कीमती करेंसी है म्यूचुअल ब्लैकमेल, एक दूसरे के काले राज जानना ताकि कोई किसी को फंसा ना सके। बहुत खतरनाक चीज है भाई तो ये। हाँ, एप्स्टीन ने क्या कर रखा था भाई? एप्स्टीन भैंस की आंख, हम्म वो एक स्कूल का मैथ्स टीचर था जिसने फिर इस तरह का मतलब उसका बेसिकली मेन एम्पायर क्या था? यही सब करना। इ- उसका मेन एम्पायर था कि उसने बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए, पार्टीज ऑर्गेनाइज करी जिसमें उसने बड़े बड़े पावरफुल लोगों को, जो पावरफुल पोजीशंस में, उनको बुलाया और उनको अय्याशी करवाई उसने। हम्म उन्होंने जो मांगा एप्स्टीन ने उनको दिया, और एप्स्टीन ने उनकी वीडियोस बनाई, एप्स्टीन ने वो सब करते हुए उनकी फोटोज खींची और बेसिकली उनको उस चीज की आदत डलवा दी। तभी हम्म उसने बनाया एक एप्स्टीन आइलैंड, जहां पे उसने कहा कि भाई अपन के पास अब एक जगह है जहां जिसको मजे लेने हो वो वहां जा सकता है। हम्म बिल गेट्स, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा दानवीर, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, और इतना बड़ा दुनिया में चेंज लाने वाला इंसान बताता है, दिखाता है खुद को ऐसे कि उसको दुनिया की कितनी फिक्र है। और होता क्या है, जब एप्स्टीन फाइल्स में मेल्स वगैरह जब हुए थे भाई, बिल गेट्स एप्स्टीन को मेल लिख के बोलता है कि भाई प्लीज, मुझे एसटीडी हो गया है, हम्म मुझे तू दवाइयां दिला दे, मेरी बीवी मुझे कर देगी उल्टा। मतलब काइंड ऑफ यही था कि भाई मेरी बीवी को पता चल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सोचने वाली बात है, वो एप्स्टीन से दवाई क्यों मांग रहा था? क्योंकि भाई अगर वो हॉस्पिटल जाएगा तो हॉस्पिटल वाले को तो पता है ना इसको जो हुआ है एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हाँ, इसका मतलब वो और तो ये साफ है ना कि कि इसने तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ ये बंदा सेक्स कर रहा है, और वो एक हाँ फेमस पर्सनालिटी है। हम्म, और अगर किसी डॉक्टर ने इस बात को लीक कर दिया किसी कहीं तरीके से, तो उसकी तो इज्जत बर्बाद ना। तो इसलिए वो एप्स्टीन से बोलता था भाई प्लीज मुझे दवाई दे दे इसकी। वो सिर्फ बात उसी से कर सकता था और कोई भाई जो, सेकंड पर्सन हाँ, नहीं था जो अलाउड। फोटोज निकल कर आई थी उसमें देखा ना कि बिल क्लिंटन, हम्म, भाई वो तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहा है, तो ये सब उन एलिट्स, उसकी फोटोज भाई, ये सब एलिट्स की करतूत है। ये सब एलिट्स की करतूतें हैं। इवन यहाँ हम्म, तक कि एक लेकिन क्या हुआ, कुछ कुछ एनजीओ था, कुछ एक एनजीओ कुछ बनाया था। बड़ा इम्पैक्ट थोड़ी ना पड़ा वर्ल्ड के ऊपर। दुनिया वैसे ही चल रही है। उन इवन यहाँ उनको तक कि उन जो मतलब कि जिन जिन लोगों के नाम आए वो तो बहुत वो बड़ी वैसे ही बड़ी चल रहा है। हस्ती है। बिल गेट्स का एग्जांपल है ना, बिल गेट्स का क्या बिगड़ा? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आज भी ऐसे ही चल रहा है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ ना बस भाई। भाई। दिस वर्ल्ड हम्म, रन्स ऑन मनी। जब तक आपके पास पैसा है हम्म, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इस चीज में बहुत अच्छी बात लिखी है कि बिलियनियर्स के लिए कोई एक देश नहीं है। वो मतलब
इन ट्रू फॉर्म ग्लोबल सिटीजन है। पैसा है तो उनका पता चल रहा है भाई, लंदन का जो प्राइम हाँ मिनिस्टर उसके साथ ही बातचीत है भयंकर, हाँ क्योंकि लंदन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला यार थोड़ा मेरे इधर की इकोनॉमी थोड़ा डाउन जा रही है, एक काम करना, तेरी इतनी बड़ा एम्पायर, एक फैक्ट्री मेरे यहाँ भी खोल दे यार थोड़ा सा, हम्म, ठीक है, 2 4 5 बिलियन डॉलर का मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, थोड़ा सा उछाल आ जाएगा इकोनॉमी। ठीक है यार, तू मेरा दोस्त है, ठीक है। उसके बदले में क्या होगा कि कल के दिन कोई दिक्कत आएगी, सपोज कर कि कोई इंडिया में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो कांड कर दे, लेकिन उसकी यूके में उसने कर रखा है इन्वेस्टमेंट, उसका प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जो एमपीज है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है बड़े बड़े, उसके बाद बातचीत है तो कहे कोई दिक्कत नहीं, पहली फ्लाइट पकड़ अपना चार्टर्ड प्लेन और उड़ के आ जाए, हाँ तेरा बंगला तो खड़ा ही है यहाँ पे, बाकी हम देख लेंगे। जितने भी बड़े बड़े जो गए हैं यहाँ से घपले करके, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लंदन क्यों भागते हैं? हमारे यहाँ की भी और दुनिया की और जगहों से भी लंदन क्यों भागते हैं? लंदन इसलिए भागते हैं कि लंदन के अंदर सिटीजनशिप लेने के लिए उनकी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो ऐसा है कि आप वहाँ जाओ और अगर आप वहाँ जाके इतने मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये वीज़ा मिल जाएगा, और ये वीज़ा मिलने के बाद आपको इतने टाइम में सिटीजनशिप मिल जाएगी। और कुछ वहाँ पे था ऐसा कि अगर आप वहाँ पे 20 मिलियन या 25 मिलियन की ऐसी कुछ अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप डायरेक्ट आप सिटीजनशिप ले लो वहाँ की। तो अब एक लास्ट और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है। ठीक है, एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे एक मिथ, एक माइथोलॉजी, या लेकिन अभी जब तूने बोला कि हाँ वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले वहाँ पे कुछ और था, तो पहले मेरे को ये स्टोरी जो है ये मेरे को ऐसी लग रही थी कि मतलब फेक है, लेकिन तूने कहा कि भाई कुछ था वहाँ पे। हाँ, एरिया 51 एरिया में। 51 में पहले से कुछ चल रहा था, कुछ और काम चलता था वहाँ हाँ, पे। तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि मे बी ये सच हो। तो हाँ, इसका नाम है प्रोजेक्ट एबिगेल, सुना है ठीक तूने है। कभी? नहीं, आप एबिगेल नहीं सुना मैंने। तो प्रोजेक्ट एबिगेल बेसिकली ये है कि सुपर ह्यूमन होते हैं ना, जैसे कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। हाँ, तो काइंड ऑफ ऐसे ही था कि एक सुपर सोल्जर बनाने की एल्बर्ट वेस्टर की कोशिश थी, तो उन्हें कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एट द एंड अपनी ही बेटी को एज एन वॉलंटियर उस पर एक्सपेरिमेंट किए। ओके। उनकी बेटी कॉलेज स्टूडेंट थी, ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने तरह तरह के केमिकल्स, रेडिएशंस और मेडिकल टेस्ट किए काफ़ी सारे। तो जिसका जो आउटकम था वो उनकी लड़की जो है ना वो मॉन्स्टर में चेंज हो गई है। शिट, मॉन्स्टर मतलब मॉन्स्टर मतलब कि द इनक्रेडिबल हल्क? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मॉन्स्टर मतलब कि भाई उसके हल्क ऐसे ही तो बना था, तूने हल्क वाली मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा है? हाँ उसका बाप क्या करता है, दुनिया में मौजूद जितने भी जानवर हैं उनकी क्वालिटीज निकालता है। जैसे कि वो क्या करता है, एक वो होता है पेंगोलियन जो होता है, जिसकी जो आउटर शेल जो होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, गोली भी उसको छेद नहीं कर सकती, उसका डीएनए निकालता है। वो स्टार फिश का डीएनए निकालता है, क्योंकि स्टार फिश को जहां से काटो वहां से वो रीग्रो होती है, बीच में से काटो तो वो एक की 2 स्टार फिश बन जाती है। स्टार फिश का डीएनए निकालता है, ऐसे अलग अलग जानवरों के डीएनए निकालता है, जिससे उन डीएनए के अंदर से उन जानवरों की वो कैपेबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर सके, जो पावरफुल कैपेबिलिटी है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसे कि भाई हाथी है तो उसके अंदर से जो सुपर स्ट्रेंथ है वो निकाल ली उस डीएनए से, वो सब कुछ निकाल निकाल के ना एक पूरा सीरम तैयार करता है। और बट उसको ये होता है कि वो सीरम करे तो करे किस में इंजेक्ट, वो खुद में भी इंजेक्ट करता है, नहीं होता तो। और हाँ, एनिमल याद है मेरे को उस मूवी में कि एनिमल टेस्ट कर रहा होता है वो, तो नहीं होते वो टेस्ट सफल। और क्या कहते हैं, जो आर्मी होती है उसको पता चल जाता है कि ये साला इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको आर्मी से निकाल देते हैं, लेकिन वो अपना फॉर्मूला लेके आ जाता है वहां से। उसका छोटा छोटा बच्चा पैदा हुआ होता है, ब्रूस बैनर्स, उसके अंदर वो खचक 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 इंजेक्शन पिंजेक्शन, या शायद अपनी बीवी को देता है वो इंजेक्शन। और उसका जब बच्चा पैदा होता है तब वो देखता है कि जिस तरीके से मतलब उसके बच्चे को कुछ गुस्सा आ रहा होता है, वो रो रहा होता है किसी चीज को लेके, तो उसको दिखाई देता है कि उसके हाथ वाथ हरे हो रहे हैं, उसकी आंखें हरी हो रही है, तो उसको पता चल जाता है कि यार ये मॉन्स्टर बन गया है, ये कुछ गड़बड़ी हो गया मेरे से। तो वो उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन बीवी आ जाती है उसके सामने और ब्रूस बैनर की माँ आ जाती है, ब्रूस बैनर की माँ मर जाती है, उसको फिर जेल में डाल देते हैं। फिर उसकी वो सारी कैपेबिलिटीज एक्टिवेट कैसे होती है ब्रूस बैनर की, वो लैब में होता है,
वो गामा रेडिएशन मशीन कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो अपने दोस्त को निकाल देता है लैब से बाहर और खुद उस मशीन के आगे खड़ा हो जाता है, तो वो रेडिएशन उसके अंदर चला जाता है, तब वो सब कुछ जीन्स तब उसके तब अंदर वो एक्टिवेट रिएक्शन हो होता है जाते वो। हैं। ये तो हाँ। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है भाई, मुझे लग रहा है हल्क है। नहीं, हल्क नहीं है एरिया वो। 51 के अंदर हल्क तो नहीं भयंकर, लेडी हल्क भैंस की। वो ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि एक्सपेरिमेंट जो था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था और ठीक उसने है, बैकफायर कर दिया एक्सपेरिमेंट ने। मॉन्स्टर बन गई वो। हाँ, वो मॉन्स्टर बन गई सुपर सोल्जर की जगह। हम्म। तो उसका जो है चेहरा बहुत अजीब-सा हो गया, डिफ़ॉर्म हो गया। उसके दाँत, नाखून वगैरह एक जंगली जानवर जैसे हो गए जैसे। ब्रेन उसका मतलब डैमेज हो गया। उसकी जो होता है ना इंसान के अंदर हाँ हाँ, इंसानियत, समझ वही गया मैं। ख़त्म हो गई उसकी। ठीक है? बस वो एक गुस्से वाली भूखी क्रिएचर बन के रह गई। फिर क्या किया क्रिएचर, उसका? है ना? तो उसको बाद में उसको पिंजरे में बंद रखा उन लोगों ने और उसके बाप को बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने ये क्या कर दिया। और फिर उसके हम्म। बाप ने सुसाइड किया और सुसाइड करने से पहले उसने बोला कि इसको मारना मत, इसको आप पिंजरे में ही बंद रखो। तो वहाँ पे जो सोल्जर्स वगैरह जो और बाकी थे, उन्होंने उसको पिंजरे में बंद करके उसके बेसमेंट जो भी था ना वहाँ पे एरिया 51 में, हम्म। उसको वहाँ पे रखा भूखा-प्यासा बिल्कुल। लेकिन ये नहीं पता कि वो ज़िंदा है कि मर गई। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये हल्क ना हो, लेकिन हल्क का एक विलन है, एबोमिनेशन। देखा हुँ। तूने उसकी पीठ पे भयंकर हाँ, नोकीले वो नोकीले रीढ़ लड़ाई बन जा, होती है हड्डियां उसमें। निकल जाती है वो। हाँ, मुझे लग रहा है ये एबोमिनेशन बन गई है भाई, ये अंदर ही अंदर है इसकी आंख। तो वो अंडरग्राउंड बंकर में बंद थी। एरिया 51 के अंदर सुरंग खोद रही, इस दिन बाहर निकलेगी ना भैंस की आंख। तो ये हाँ। थी आज की स्टोरीज़ और थ्योरीज़ और कुछ हमारे दिमाग की उपज है। तो हर बार की तरह हमने कोशिश करी है कि आपको मजा आए इन कहानियों को सुन के, और हुँ, जितने भी व्यूवर्स वीडियोस देखते हैं, प्लीज एक लाइक, प्लीज एक लाइक, ठीक है, वीडियोस पे कर दो, जिससे कि हमारी वीडियोस की रीच बढ़े। आपके कमेंट में दिए हुए सजेशंस हम रेगुलरली पढ़ते हैं, हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और हम आगे और बेहतरीन पॉडकास्ट लाने वाले हैं। और वीडियो में कमेंट करके बताओ कैसा लगा पॉडकास्ट, एंड मिलते हैं हम आपसे फिर से अगले हफ्ते एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।